वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, सबसे पहले आप देखिए कि ये आप इस क्वेश्चन से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये 8 मार्क्स का आ सकता है। ये 8 मार्क्स का आया था फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में 2019 में। ये छोड़िए, लेकिन हम इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई और इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या होता है? अवॉइडेंस में जो प्लांट पैथोजन होता है और जो ससेप्टेबल होस्ट होता है, ससेप्टेबल स्टेज ऑफ द होस्ट, वहाँ पर वो स्टेज जो होती है, वो ससेप्टेबल स्टेज होस्ट की, उसको हम तोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। कैसे? सबसे पहला, उसको कैसे अवॉइड करेंगे? ससेप्टेबल स्टेज ऑफ उसको पैथोजन को, और हम जो क्रॉप है उसको किस तरीके से। सबसे पहले जियोग्राफिकल एरिया हम देखेंगे कि हम किस एरिया में अपनी क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो जो बाजरा की कल्टीवेशन है हमारे पास, वो हम वेट एरियाज में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वेट एरियाज में? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है वेट एरियाज में उसको कल्टीवेट करना। क्यों? क्योंकि जो जो स्मट डिजीज़ है, जिसको टॉलीपोस्पोरियम पेनिसिलियरी जो कॉज करता है, या इर्गोट ऑफ बाजरा जो है वो क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला, ये जो 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कॉज करते हैं। वेट एरियाज में इनकी डेवलपमेंट प्रोमिनेंट होती है। और इन जनरल अगर हम देखें तो जो फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, ये प्रोमिनेंट होती हैं कहाँ पर? वेट एरियाज में। वेट एरियाज में फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेज का प्रोमिनेंस एक इंडिकेटर है कि वो एरिया जो है वो वेट होगा या वेट हो सकता है वो एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। तो अगर हम अवॉइडेंस प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम वेट एरिया में बाजरा की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। हम जब वेट एरिया में बाजरा की कल्टीवेशन नहीं होगी तो अवॉइड हो गया ना। जो पैथोजन है वो उसको, जो ससेप्टेबल स्टेज ऑफ द क्रॉप और पैथोजन को हमने अवॉइड कर दिया। अगर मान लीजिए हम वेट एरिया में लगा रहे हैं और वो पैथोजन के लिए भी फेवरेबल है, उस टाइम अवॉइड नहीं होगा, उस टाइम वो डिजीज कॉज करेगा फील्ड में। दूसरा जो है वो सिलेक्शन ऑफ फील्ड है। सिलेक्शन ऑफ फील्ड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक ही क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर हम ग्रो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो क्रॉप होगी उसका जो पैथोजन होगा, उसका वो क्रॉप जो होगा वो फेवरेबल होस्ट हो सकता है, ठीक है, या प्राइमरी होस्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? ईयर आफ्टर ईयर उसी सेम फील्ड पर अलग अलग क्रॉप्स की को ग्रो करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे हम उस फील्ड में। तो सिलेक्शन ऑफ द फील्ड होगी ना। हमने उस एरिया में एक बार जब हमने वीट लगाया तो अगली बार फिर से हम उसमें वीट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती हैं उनका एमरजेंस हो जाएगा अगर हम फिर से वही अपनी क्रॉप लगे, क्योंकि उनका उस पैथोजन के लिए वो फैमिली की क्रॉप या वो स्पीशीज की क्रॉप वो फेवरेबल होगी। तो हम क्रॉप ही अलग लगा लेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे सॉइल बॉर्न डिजीजेज है, विल्ट ऑफ रेड ग्राम, ठीक है, चना, उसका विल्ट होता है, विल्ट ऑफ रेड ग्राम। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अगली बार हम नहीं लगाएंगे पोटैटो, हम कोई और क्रॉप लगाएंगे। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा किससे होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। उसके बाद टाइम ऑफ सोइंग, हम सोइंग का टाइम डिनोट कर कर भी हम अवॉइड कर सकते हैं डिजीज किसी भी क्रॉप एरिया में। जैसे राइजोक्टोनिया रूट रॉट ऑफ रेड ग्राम में, इसको हम बच सकते हैं अगर हम टाइम ऑफ सोइंग चेंज कर देंगे। तो एक ये हम पहला प्रिंसिपल हमने देख लिया, अवॉइडेंस। दूसरा जो है वो एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन में क्या होता है? अब देखिए, एक्सक्लूजन में अब जो हमारे पास, हम किसी भी पैथोजन को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब कि प्रिवेंट करते हैं, हम प्रिवेंशन करते हैं। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो हम एक्सक्लूजन में क्या करते हैं, सबसे पहले अवॉइडेंस, दूसरा एक्सक्लूजन। इसमें इनोकुलम आ रहा है, उसको हम फील्ड में पहुंचने ही नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, हम सीड इंस्पेक्शन करते हैं या सर्टिफिकेशन करते हैं, जो भी जो भी अनफेवरेबल सीड्स होंगे उनको हम निकाल देते हैं। प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशंस भी एक प्रिंसिपल है किसका, एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम का। ठीक है, ये समझ आ गई। दूसरी, तीसरा जो है वो इराडिकेशन है। इराडिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इराडिकेशन क्या हुआ, इराडिकेशन हुआ रिड्यूस करना, इनएक्टिवेट करना या एलिमिनेट करना या डिस्ट्रॉय करना इनोकुलम को सोर्स पर। मतलब कि हम कोई भी इनोकुलम है उसको हम कम करेंगे, या हम उसको एलिमिनेट ही कर देंगे पूरा ही, या हम उसको इनएक्टिवेट करेंगे, या हम उसकी इनएक्टिवेशन करेंगे। उससे क्या होगा, उससे जो इन्फेक्शन चेन होगी, एक इन्फेक्शन चेन होगी, वो ब्रेक हो जाएगी फोसाई पर। फोसाई ऑफ इन्फेक्शन जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि इन्फेक्शन चेन ब्रेक हो जाएगी, तो पैथोजन स्टार्वेशन की वजह से वो खत्म हो जाएगा। और हम इसमें क्या करते हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम का सोर्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला जो इसमें चीज़ आती है वो आती है रोगिंग। रोगिंग में क्या करते हैं हम, रोगिंग को हम होस्ट इराडिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें वो स्पोर्स आ चुके हैं, डिजीज हो चुकी है उस प्लांट के अंदर। हम क्या करेंगे, हम उस प्लांट को ही ख़त्म कर देंगे। हुआ है ऐसा, देखिए अब एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं। क्या 1927 से लेकर 1935 ये टाइम पीरियड था। इस टाइम फ्लोरिडा में, यूएसए में 3 मिलियन ट्रीज को हमने काट दिया था। उन्होंने 3 मिलियन ट्रीज को काट दिया था, किससे बचने के लिए, सिट्रस कैंकर बैक्टीरियम। जो सिट्रस कैंकर बैक्टीरियम है, इससे बचने के लिए 3 मिलियन ट्रीज को ही ख़त्म कर दिया, सिट्रस कैंकर से। अब क्यों, हमने क्या किया, हमने होस्ट को ही इराडिकेट कर दिया। होस्ट इराडिकेट हो गया तो हमने रोगिंग कर दी, हमने मतलब कि होस्ट इराडिकेशन कर दिया तो हमने रोगिंग कर दी, मतलब कि डिजीज्ड प्लांट को ही हमने ख़त्म कर दिया। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 2735 में यूएसए फ्लोरिडा में 3 मिलियन ट्रीज वर कट डाउन सिट्रस कैंकर से बचने के लिए। उसके बाद विच वीड स्ट्राइगा, इसको भी इराडिकेट किया था वहाँ से, यूएसए से। इराडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट। इराडिकेशन तो तीसरा, सबसे पहला प्रिंसिपल हमने देखा अवॉइडेंस, दूसरा हमने देखा एक्सक्लूजन, तीसरा हम देख रहे हैं इराडिकेशन। इराडिकेशन में क्या होता है, इराडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट। होस्ट क्या हुआ, देखिए एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट होता है, मान लीजिए कोई एनुअल क्रॉप है हमारे पास, जैसे वीट है, इसका जब सीजन नहीं होगा तो वो किसी दूसरे दूसरा जो उसका होस्ट होगा, जैसे बारबरी बुश है, बारबरी बुश और वीट में देखिए रिलेशन क्या है। जो वीट होता है, ब्लैक स्टेम रस्ट, ये एक ऐसी डिजीज जिसको पक्सिनिया ग्रामिनेस टेटिसाई, ब्लैक स्टेम रस्ट, इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो वीट है, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट है वो बारबरी बुश है। बारबरी बुश क्या करती है, बारबरी बुश जब उसका सीजन नहीं होगा तो बारबरी बुश पर वो बैठ जाएगा। तो फिर जब अब हम क्या करेंगे, हम उस बारबरी बुश को ही काट देंगे, तो वो उसमें जो रिजर्वायर है उस पैथोजन का वो वहाँ पर रहेगा ही नहीं। जब वो वहाँ पर रहेगा नहीं तो उससे ऑटोमेटिकली इराडिकेशन हो जाएगी। अब देखिए अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट। अल्टरनेट होस्ट वो होस्ट होता है जो कि सेम फैमिली को बिलोंग करता है, जो जहाँ पे वो प्राइमरी होस्ट बिलोंग करता होगा। कोलेटरल होस्ट की फैमिली सेम होती है, लेकिन जो अल्टरनेट होस्ट होती है इसकी अलग फैमिली होती है। ठीक है, एनुअल क्रॉप्स। बारबरी बुश इराडिकेशन प्रोग्राम फ्रांस और यूएसए में किया था, इससे सीवियरिटी ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट हो गई थी। ठीक है, थैलिक्ट्रम, एक सेकेंड, टू मैनेज लीफ रस्ट ऑफ वीट कॉज बाय पक्सिनिया रिकॉर्डेटा। जो लीफ रस्ट है पक्सिनिया रिकॉर्डेटा से जो कॉज करता है, उसको हमने थैलिक्ट्रम जो था उसको इराडिकेट कर दिया, हमने होस्ट को ही इराडिकेट कर दिया, वीट कॉज बाय इराडिकेशन ऑफ कोलेटरल होस्ट सच एज पेनिसियम रिपेंस, डिजिटेरिया मार्गिनाटा, राइस ब्लास्ट, ये इसका अल्टरनेट होस्ट है। ठीक है, डिजिटेरिया। हमने क्या क्या देख लिया, हमने अवॉइडेंस भी देख लिया, हमने एक्सक्लूजन भी देख लिया, हमने इराडिकेशन भी देख लिया। अब प्रोटेक्शन देख रहे हैं। प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल क्या है, क्या कहता है,
प्रोटेक्टिव बैरियर्स का यूज़ करना, हम प्रोटेक्टिव बैरियर्स यूज़ करते हैं ससेप्टेबल पार्ट ऑफ होस्ट एंड द पैथोजन, ससेप्टेबल पार्ट ऑफ द होस्ट एंड द पैथोजन के बीच में हम प्रोटेक्टिव बैरियर डालते हैं, जैसे सल्फर लगा दिया हमने बीच में, ठीक है, एक प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड है जो सल्फर है, ठीक है, ये इसकी स्प्रे हम डालते हैं, तो इससे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ शुगर बीट से हम बच सकते हैं। पांचवा लास्ट है डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस में क्या करते हैं हम, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं, वीट के लिए अलग अलग हैं, ठीक है, बाकी क्रॉप्स के अलग, तो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का यूज़ करते हैं जिसको हम इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर दिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। 5 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए। सबसे पहला अवॉइडेंस, दूसरा हमने किया एक्सक्लूजन ऑफ द इनोकुलम, तीसरा हमने किया इराडिकेशन, चौथा हमने किया प्रोटेक्शन, और पांचवा हमने किया डिजीज रेजिस्टेंस। पूरा अच्छी तरह समझ आ गया? अगर आपको समझ नहीं आए एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, ठीक है, मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा बता दिया है। सबसे पहले जैसे बारबरी बुश है, ये है थैलिक्ट्रम है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, थैलिक्ट्रम है, ये है पक्सिनिया रिपेंस, डिजिटेरिया मार्गिनेटा, बारबरी बुश, ठीक है, ये हमने ऐसे एग्जांपल्स हैं। आगे अब हम बात करेंगे जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट होता है उसकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो फिज़िकल मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड्स ऑफ डिजीज़ मैनेजमेंट। फिज़िकल मेथड्स भी हम देख लेते हैं कि फिज़िकल मेथड्स क्या होते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट के। सबसे पहले तो फिज़िकल मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो पैथोजन है उसकी किलिंग हो जाएगी, पैथोजन किल हो जाएगा तो डिजीज़ ऑटोमेटिकली हमारी क्रॉप के अंदर नहीं होगी। टेम्परेचर हाई कर सकते हैं हम, या टेम्परेचर हम लो कर सकते हैं ताकि पैथोजन इराडिकेट हो जाए या उसका इनोक्यूलम रिड्यूस हो जाए, उसलिए हम फिजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर है, दूसरा ड्राई एयर है, लाइट वेवलेंस है, जैसे 360 नैनोमीटर्स की अगर वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ हो गई, वेवलेंथ चाहिए ही होती है किसी भी बहुत सारे पैथोजेंस को अपना ग्रोथ प्रॉपरली करने के लिए। हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल मेथड में सॉइल स्टरलाइजेशन बाय हीट। अब सॉइल स्टरलाइजेशन क्या होता है, सॉइल को हम स्टरलाइज करते हैं, कैसे? स्टीम स्टरलाइजेशन आपने सुना होगा, जो यूएसए है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है हमारे पास, वो कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो कंट्रीज़ ऐसे मेथड्स को डिवाइस कर, मतलब उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे स्टीम सॉइल के अंदर वो डालती हैं, उससे क्या होता है, वो स्टीम जो होता है वो सॉइल को स्टरलाइज कर देता है, पैथोजन भी किल हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो ऐसे आंसर में, क्या कैसे लिख सकते हो, 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हमने सॉइल का कर दिया, या तो हम स्टीम स्टरलाइजेशन से करेंगे या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट से करेंगे जो कि सॉइल का टेम्परेचर बढ़ाता हो। लेकिन अगर हम देखें अपने कंट्री में, तो हम यहाँ ये सॉइल स्टरलाइजेशन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ग्रीन हाउसेज में करते हैं, लैब्स में करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने सॉइल की स्टरलाइजेशन करनी हो। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सारे निमेटोड्स, ऊमाइस्टीज और वाटर मोल्ड की किलिंग हो जाती है। लेकिन पैथोजेंस के लिए 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस का जो पैथोजेनिक फंजाई होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उसके साथ साथ कुछ वॉर्म्स, उनकी भी किलिंग हो जाती है, स्लग्स, सेंटीपिड्स, ये भी मर जाते हैं अगर हम सॉइल स्टरलाइजेशन करेंगे। तो जैसे कुछ वॉर्म्स होते हैं, स्लग्स और सेंटीपिड्स, ठीक है। स्लग्स, सेंटीपिड्स और वॉर्म्स, ठीक है, SCW। तो 82 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सारे वीड्स के जो सीड्स होते हैं उनका और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो वायरसेस में होते हैं, डेब्रीज में, वो किल हो जाते हैं 82 डिग्री सेल्सियस अगर हमने टेम्परेचर रख दिया। हीट टॉलरेंट वीड सीड्स एंड सम प्लांट वायरस सच एज टोबैको, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर किल होते हैं 95 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो, लेकिन अब इसका नुकसान क्या है, इसका जो नेगेटिव है
वो क्या है, सेप्रोफिटिक माइक्रोफ्लोरा उससे कम हो जाता है हमारे पास। जो सेप्रोफिटिक माइक्रोफ्लोरा है ना, जो सेप्रोफिटिक माइक्रोफ्लोरा है सॉइल के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है। तो उससे जो एक एस्टेब्लिशमेंट होती है फ्लोरा और फौना के बीच में, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो टॉक्सिक लेवल्स हैं जैसे मैग्नीज साल्ट्स हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं सॉइल स्टरलाइजेशन से, क्योंकि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो ये मैग्नीज साल्ट की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, टॉक्सिक लेवल इनमें आ जाता है। जैसे एमोनिया भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है अपना काम करने के लिए, तो वो फिर एमोनिया टॉक्सिसिटी हो जाती है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सॉइल सोलराइजेशन है। सॉइल सोलराइजेशन में क्या करते हैं हम, जो मॉइस्ट सॉइल होती है सनी समर में, सनी समर डेज, जो गर्मी का टाइम होता है, उस टाइम क्या करते हैं हम, पॉलीथीन ऊपर से सॉइल के ऊपर डाल देते हैं। तो जो 5 सेंटीमीटर की जो ऊपर वाली सॉइल की लेयर होती है, वो 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तक चले जाता है। जब जब मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना अनमल्च्ड सॉइल में, तो हम सॉइल सोलराइजेशन से 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अपनी सॉइल के अंदर कर सकते हैं। जो फर्स्ट 5 सेंटीमीटर की सॉइल होती है, जो कि प्रोडक्टिव सॉइल होती है, जहाँ पर जो रूट जोन होता है वो 5 to 15 सेंटीमीटर तक जहाँ तक का होता है, उस सॉइल के अंदर वो सॉइल सोलराइजेशन है। और 5 सेंटीमीटर तक सॉइल का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब हमारे पास हो गया, ये बहुत सारे नेमेटोड्स, बहुत सारी ऊमाइस्टीज और वाटर मोल्ड्स को ख़त्म कर सकता है। तीसरा जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या हुआ इसको हम थर्मोथेरेपी भी बोलते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट से थर्मोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हॉट एयर ट्रीटमेंट। हॉट एयर से क्या होता है, हॉट एयर से जो मॉइस्चर लेडन सीड्स होते हैं या मॉइस्चर लेडन सीड मटेरियल होता है, वो हॉट एयर से जो होता है वो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है स्टोरेज ऑर्गन्स का, और फिर मॉइस्चर रिमूव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो वाउंड की हीलिंग हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो फेवरेबल कंडीशन है किसी भी माइक्रोब की, वो नहीं रहती है। इसकी एग्जांपल है स्वीट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटोज़ में जब हम क्या करते हैं, हम 2 हफ्तों तक 28 to 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं, तो उससे वाउंड हील भी हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं हम, हॉट एयर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स को क्यूरिंग प्रोसेस कहते हैं हम, ठीक है। क्योर कर रहे होते हैं ना हम इसमें, क्योर। ड्राइंग ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स, ड्राइंग में ट्रेंच बैरियर्स अगेंस्ट रूट ट्रांसमिटेड डिजीजेज जैसे वेस्कुलर विल्ट है। ट्रेंच बैरियर्स मतलब कि खड्डे बनाते हैं हम अलग अलग, मतलब क्रॉप, ये थोड़ा महंगा प्रोसेस है, लेकिन इसको उतना आप नहीं रखिए याद, लेकिन अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हमने 5-6 जो हैं ये हमने कौन से कर दिए, फिजिकल मेथड। सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया, सॉइल सोलराइजेशन, सॉइल स्टरलाइजेशन, सॉइल सोलराइजेशन और हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट एयर ट्रीटमेंट और ड्राइंग ऑफ स्टोर्ड ग्रेन। उसके बाद है कल्चरल मेथड्स। कल्चरल मेथड्स ये डिपेंड करते हैं सर्टन एक्शंस ऑफ द ग्रोवर। जो हमारे पास जो प्लांट्स का जो मतलब कोई भी जब एक फार्मर होता है, वो जो जब अपना क्रॉप लगा रहा होता है अपनी फील्ड के अंदर, तो वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। वो जो एक्शंस होते हैं ना, उससे भी पैथोजन का इनोक्यूलम है, या जो पैथोजन का जो इराडिकेशन है वो हो जाता है। सबसे पहला है इसमें इराडिकेशन। इसमें सबसे पहला इराडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोलेटरल होस्ट। इसमें हमने पहले ही देख लिया था प्रिंसिपल्स में इराडिकेशन क्या हुआ। इराडिकेशन रोगिंग से कैसे करते हैं। 3 मिलियन ट्रीज़ फ्लोरिडा में सिट्रस कैंकर से बचने के लिए हमने किस तरीके से किए थे, ये हमने डिस्कस पहले ही कर लिया। अगर आपको याद नहीं तो एक बार आप थोड़ा रिवाइज कर दीजिए, मेरे साथ ही कर दीजिए। कैसे, देखिए
हमने बोला था कि 1927-35 में सिट्रस जो कैंकर है बैक्टीरियम यूएसए में 3 मिलियन ट्रीज को हमने ख़त्म कर दिया था, विच वीट स्ट्राइक का इरेडिकेशन हो गया था यूएसए से, लूज स्मट ऑफ वीट एंड बार्ले, ठीक है, रोगिंग उसको हम होस्ट इरेडिकेशन भी कहते हैं, बारबरी बुश जो है वो अल्टरनेट कोलेटरल होस्ट, थैलेक्ट्रम डिजिटेरिया मार्गरेटा जो कि राइस ब्लास्ट डिजीज़ पायरिकुलेरिया ओराइजी से बचाता है, ये मतलब कि इसका अल्टरनेट होस्ट होता है डिजिटेरिया मार्गिनेटा, इसको हम किल कर देते हैं। पेनिसियम रिपेंस को हम किल कर देते हैं, ये भी अल्टरनेट होस्ट है किसका, पायरिकुलेरिया ओराइजी। बारबरी बुश वीट जो कि स्टेम रस्ट का पक्षी ने ग्रेमिनेस स्ट्रेटिसाई, ये कल्चरल मेथड्स हैं। रोगिंग एक कल्चरल मेथड है, ठीक है, इराडिकेशन एक कल्चरल मेथड है। इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं और कल्चरल मेथड्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है इसमें। जो कल्चरल मेथड्स होते हैं, इसका सबसे पहले आपको जो फिजिकल मेथड्स होते हैं इसमें हम सॉइल स्टरलाइजेशन, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे 6, ये आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, जो भी आएगा उसमें लिखने पड़ेंगे। तो दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी हमने पीछे देख लिया था, ये एक अवॉइडेंस का मैकेनिज्म होता है जिसमें जो कि कल्चरल मेथड में आता है। क्रॉप रोटेशन भी हमने देख लिया था। मिक्स्ड क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे जो पल्स क्रॉप का जो ब्लाइट है ना, जो फाइलोस्टिक्टा फेशियोलाइना, उसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं, सैनिटेशन ग्रीटिंग। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या हुआ, जब हम अपनी फील्ड के अंदर अलग अलग सीड्स की क्रॉप्स को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो होस्ट होंगे वो मल्टीपल क्रॉप, देखिए ऑटोमेटिकली इससे जो हमारे पास होस्ट का नंबर होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे वीट है, वीट अगर हम वीट के साथ हम कोई पल्स लगा दी, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे वीट के जो नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं वो कम होंगे। इसका मतलब होस्ट कम हो गई, होस्ट कम होगा तो पैथोजन को अपना टारगेट ऑर्गेनिज्म मिलेगा नहीं, टारगेट ऑर्गेनिज्म मिलेगा नहीं तो कल्चरल मेथड हो जाएगा हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन, होस्ट प्लांट पैथोजन की हम रिलेशनशिप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं कल्चरल मेथड्स के थ्रू। तो ये हमने डिस्कस किए, कौन कौन से, आप दोबारा से आप मेरे साथ रिपीट कर दीजिए। कल्चरल मेथड सबसे पहला है इराडिकेशन, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, सैनिटेशन, प्लोइंग भी कल्चरल मेथड है, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है हमारे पास अब बायोलॉजिकल कंट्रोल।